हाँ जी बेटा, अब हम स्टार्ट करते हैं हमारी इम्यूनिटी के बारे में। देखो, इम्यूनिटी की एक सिंपल सी डेफिनेशन हो गई थी क्या, कि हमारी बॉडी की वो एबिलिटी जिसकी वजह से वो बैक्टीरिया हो, वायरस हो, कोई टॉक्सिक सब्सटेंस हो, मतलब कोई भी ऐसा फॉरेन पार्टिकल जिसको कि हम एंटीजेंस के नाम से जानते हैं, उससे हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करे, उसी को हम क्या बोलते हैं, इम्यूनिटी। इम्यूनिटी को दूसरा नाम होता है डिजीज रेजिस्टेंस। और जब हमारी बॉडी में इम्यूनिटी नहीं रहती, देन दिस वन इज नोन एज द ससेप्टेबिलिटी। ससेप्टेबिलिटी का मतलब है कि जो ऑर्गेनिज्म की बॉडी है वो अडेप्टेबल है, उसको कोई भी चीज़ है जो इजीली क्या कर देती है, अफेक्ट करती है। तो हमारी साइंस जो कि इन सारी चीज़ों से डील करती है, उसी को हम क्या नाम देते हैं, इम्यूनोलॉजी के नाम से जानते हैं। जब इस इम्यूनिटी की बात करेंगे तो ये दो टाइप के होते हैं, वही जो हमारे पेरेंट्स से मिले, दैट मीन्स जो कि हमने कब ली बेटा, बिफोर बर्थ ली, और जो हमने आफ्टर बर्थ ली, दैट मीन्स इनबोर्न जो कि हमारे जन्म से हमें मिल गई, और दूसरी जो कि हमने बाद में जब हम पैदा हुए, जो खाया, जो पिया, और उसकी वजह से जो हमारी इम्यूनिटी बढ़ी। तो सबसे पहली जो आती है, दिस वन इज नोन एज द इन्नेट इम्यूनिटी। देखो, इन्नेट इम्यूनिटी, इन्नेट का मतलब होता है बेटा इनबोर्न, जिसको कि हम नेचुरल या नॉन स्पेसिफिक इम्यूनिटी के नाम से जानते हैं। वो एबिलिटी ऑर्गेनिज्म की, वो इम्यूनिटी जो कि उसने अपने माँ बाप से ली, ठीक है, जो कि उसको जन्म से मिली, उसी को हम क्या बोलते हैं, इन्नेट के नाम से जानते हैं। और इसी इन्नेट को हम क्या नाम देते हैं, नॉन स्पेसिफिक। नॉन स्पेसिफिक का मतलब है कि ये नहीं है कि अगर ये पर्टिकुलर टाइप का वायरस आ गया या पर्टिकुलर टाइप का बैक्टीरिया आ गया तो उसके अगेंस्ट काम करेगी, नहीं, वो हर चीज़ के अगेंस्ट काम करेगी जो भी बॉडी को क्या करता है, अफेक्ट करता है, कोई पर्टिकुलर नहीं होती। तो जब हम हमारी इन्नेट इम्यूनिटी की बात करेंगे, यानी कि जो हमें हमारी बर्थ की वजह से मिली, इसमें कुछ बैरियर्स रहते हैं जो कि हमारी बॉडी को क्या करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं। इन बैरियर में कौन कौन है, फिजिकल, फिजियोलॉजिकल, सेलुलर और साइटोकाइन, ठीक है। फिजिकल का मतलब होता है मैकेनिकल बैरियर्स जो कि किसी भी माइक्रोब की एंट्री को रोकते हैं। फिजिकल हमारी दो ही चीज़ें ऐसी है जो कि डायरेक्ट किसी को भी अंदर जाने से रोकती है। कौन कौन है, पहले हमारी स्किन, दूसरी कौन होती है, म्यूकस मेम्ब्रेन। तो जब स्किन की बात करेंगे, इसकी जो आउटरमोस्ट जो लेयर होती है जो कि डेड होती है, उसको हम क्या बोलते हैं, स्ट्रेटम कॉर्नियम, जो कि किसी भी बैक्टीरिया वायरस को आने से रोके। म्यूकस के बारे में हम सब जानते हैं कि जो म्यूकस रहता है हमारी बॉडी का, कहाँ है म्यूकस, रेस्पिरेटरी सिस्टम में भी है ना, हमारे कहाँ, हमारे जो नेजल सेप्टम्स हैं, इसके अलावा हमारे ट्रैकिया, ब्रोंकाई वगैरह, तो वहाँ पर ये क्या करता है बेटा, जो म्यूकस की मेम्ब्रेन रहती है वो रिलीज करती है म्यूकस को। और जो म्यूकस रहता है, कोई भी जो डस्ट पार्टिकल है, कोई भी माइक्रोब जो कि हमारी सांस के थ्रू हमारी बॉडी में जा रहा होता है, उसको वो क्या करता है बेटा, जाने से रोक लेता है। क्लियर, चलो दूसरे जो बैरियर्स आते हैं उनको हम नाम देते हैं फिजियोलॉजिकल। देखो, एक थे फिजिकल बाहर से, फिजियोलॉजिकल है बॉडी के अंदर, लेकिन एक तरह से हमें क्या करते हैं, प्रोटेक्ट। हमारे स्टमक की एसिड HCl है ना, कि कई सारे माइक्रोब्स रहते हैं, उनको मार देती है। लाइसोजाइम जो कि हमारे, हम कहते हैं ना कि आंसू अच्छे होते हैं आँखों के लिए, किस लिए, क्योंकि हमारे जो आंसू रहते हैं उनके अंदर क्या रहता है, लाइसोजाइम एंजाइम रहता है, जो कि कई सारे माइक्रोब्स वगैरह को क्या करता है, मारता है, ठीक है। इसके अलावा जो लाइसोजाइम रहता है वो कहाँ पर रहता है, हमारे सलाइवा में। अब आता है सेलुलर, यानी कि बहुत सी ऐसी सेल्स रहती हैं जो कि हमें प्रोटेक्ट करती हैं, और इनमें जो मेन सेल विच आर नोन एज द सोल्जर ऑफ द बॉडी, दीज आर नोन एज द WBC और वाइट ब्लड कार्पसल्स, जिनको कि ल्यूकोसाइट्स के नाम से जानते हैं, मैक्रोफेजिज और नेचुरल किलर्स। क्लियर, कौन कौन है सेलुलर बैरियर में, देखो फिजिकल में स्किन और म्यूकस, फिजियोलॉजिकल में 2-3 एग्जाम्पल याद कर लो, ईयर वैक्स वगैरह, ये भी क्या होते हैं, फिजियोलॉजिकल। तीसरे जो आते हैं उनको सेलुलर, सेल्स कौन कौन सी, WBC सेल हो गई, हमारी मैक्रोफेजिज हो गई, नेचुरल किलर सेल। तो देखो बेटा, ध्यान से सुनना, सर्टेन ल्यूकोसाइट मतलब कुछ WBC रहती है जो कि मॉडिफाई होती है, और उन्हीं मॉडिफाइड ल्यूकोसाइट का एक का नाम है न्यूट्रोफिल्स। याद है, WBC की 5 टाइप करवाई थी, यानी कि जहाँ पर हमने किया था कि जहाँ मल्टी लोब्ड न्यूक्लियस रहता है उनको हम क्या बोलते हैं, न्यूट्रोफिल। और न्यूट्रोफिल की ही एक टाइप होती है PMNL,
पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियर ल्यूकोसाइट। क्यों? क्योंकि मल्टी लोब्ड न्यूक्लियस होता है, इसलिए हमने इनको बोला PMNL। ये काफ़ी शॉर्ट लिव्ड, कम दिन जिंदा रहती हैं, बट दीज आर फैगोसिटिक इन नेचर। तो PMNL की फुल फॉर्म याद हो जाएगी, पॉलीमॉर्फो, मॉर्फोलॉजिकल फॉर्म बहुत ज़्यादा है, न्यूक्लियर ल्यूकोसाइट। क्यों? क्योंकि न्यूक्लियस मल्टी लोब्ड होता है, कई सारे लोब रहते हैं, और जो PMNL रहती है वो कैसी होती है? फैगोसिटिक। डायरेक्ट क्या करती है? जो भी माइक्रोब्स वगैरह रहते हैं उनको एनगल्फ कर जाती है। एक और ल्यूकोसाइट्स रहती हैं, बताया था, जिनको कि हम क्या नाम देते हैं? मोनोसाइट, है ना। मोनोसाइट थी, लिम्फोसाइट था, इओसिनोफिल, बेसोफिल और न्यूट्रोफिल। तो उसमें से न्यूट्रोफिल की बात हो चुकी, अब हम बात कर रहे हैं मोनोसाइट की। और जो ये मोनोसाइट्स रहती हैं, जितनी भी WBC, उनमें सबसे लार्ज साइज की थी। याद है मोनोसाइट की शेप, न्यूक्लियस का शेप कैसा था? इस वे में, मून शेप, है ना। और जो मोनोसाइट्स रहती हैं ये भी कैसी होती है बेटा? फैगोसिटिक होती है। फैगोसिटिक का मतलब होता है कि ये भी डायरेक्ट किसी भी बैक्टीरिया वगैरह को एनगल्फ करते हैं। ये मोनोसाइट ही है। देखो, जब मोनोसाइट एक टिश्यू से दूसरे टिश्यू में जाती है, ठीक है, मान लो एक टिश्यू से इसने जब दूसरे टिश्यू में एंटर किया, तो उसी मोनोसाइट को हम क्या नाम देते हैं? मैक्रोफेजिज के नाम से जानते हैं, विच आर ऑल्सो फैगोसिटिक। क्लियर? तो देखो, जो मैक्रोफेजिज रहती हैं ये दो टाइप की होती हैं। क्या? जो मैक्रोफेजिज होती हैं ये दो टाइप की होती हैं। कुछ तो ऐसी रहती है जो कि एक पर्टिकुलर जगह पे रहे, मतलब जिस टिश्यू की है उसी टिश्यू के अंदर रहे, उनको तो बोलेंगे फिक्स्ड। कुछ ऐसी रहती है जो कि एक टिश्यू से दूसरे टिश्यू में मूव करती हैं, और जो एक टिश्यू से दूसरे टिश्यू में मूव करें उनको क्या बोलेंगे? वॉन्डरिंग, घूमने वाली। तो जो वॉन्डरिंग मैक्रोफेजिज होती हैं ये कैसे मूव करती है भाई? अमोइबॉइड मूवमेंट, ठीक है। अमीबा की जैसे अमीबा मूव करता है ना, उसकी जैसी ये क्या करती रहती है? मूव करती रहती है। जिनमें कि कुछ एग्जाम्पल है, हमारे लंग की जो प्रोटेक्टिव सेल्स रहती है, दीज आर नोन एज पल्मोनरी एल्वेलर मैक्रोफेजिस। कनेक्टिव टिश्यू की कुछ सेल्स रहती है, दी आर नोन एज हिस्टोसाइट्स। लीवर की कफर सेल्स, किडनी की ग्लोमेरुलर मेंजियल सेल्स, ब्रेन की माइक्रोग्लियल सेल्स और बोन की ओस्टियोब्लास्ट। ये सारे के सारे नाम आपके +1 में ह्यूमन फिजियोलॉजी के अंदर करवाए थे। जानते हो, सारे भूल गए, बट थोड़ा सा याद करना कि हमारे इन ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करने की जो सेल्स रहती है उनके नाम थे, और ये कोई और नहीं होती, ये वो मैक्रोफेजिस रहती हैं जो कि मॉडिफाई हो गई अलग अलग टिश्यू में, है ना। जब कनेक्टिव टिश्यू में गई तो इनको हिस्टोसाइट नाम मिला, लीवर में गई तो कफर सेल नाम मिला, ब्रेन में गई तो इनको क्या नाम मिला? माइक्रोग्लियल सेल्स। क्लियर? तो सेलुलर बैरियर में WBC हो गई, मैक्रोफेज हो गई। अब हम बात करते हैं नेचुरल किलर सेल। नाम से ही पता चल रहा है, नेचुरल किलर सेल। बिसाइड फैगोसाइट, फैगोसिटिस के अलावा हमारी बॉडी में कुछ और सेल्स भी रहती हैं जिनको कि हम नेचुरल किलर सेल्स के नाम से जानते हैं। स्प्लीन में, लिम्फ नोड्स में, बोन मैरो में। ये क्या करती है बेटा? हमारे बॉडी के अंदर एक होती है नेचुरल सेल डेथ। टाइम पीरियड जैसे ही होएगा वो सेल अपने आप ख़त्म हो जाती है। उनको जो ख़त्म करने का काम करती है वो कौन करती है? नेचुरल किलर सेल। ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ उनको करे, नहीं, जो फॉरेन सेल्स वगैरह भी रहती हैं उनको भी नेचुरल मेथड के थ्रू क्या कर देती है? ख़त्म। कैसे? मान लो है पंक्चर है, उसमें रप्चर करेगी, अपने एंजाइम को रिलीज करेगी और ये क्या कर जाती है? बर्स्ट हो जाती है। चौथा जो बैरियर आता है हमारे, जो जन्म से रहता है, दिस वन इज नोन एज द साइटोकाइनिन बैरियर। नॉन एंटीबॉडी प्रोटीन्स रहती है। साइटोकाइनिन की डेफिनेशन आती है, नॉन एंटीबॉडी प्रोटीन्स रिलीज्ड बाय वायरस इन्फेक्टेड सेल्स। ये सेल्स का एक ग्रुप बना रही हूँ, मान लो इन सेल्स को जो डार्क कर रही हूँ, इनको क्या कर दिया? किसी वायरस ने अफेक्ट कर दिया। ये खुद तो अफेक्ट हो गई, लेकिन ये लोग रिलीज करती है साइटोकाइनिन को। एंटीबॉडी नहीं है, कुछ प्रोटीन पार्टिकल्स रहते हैं, और इन्हीं प्रोटीन्स को हम नाम देते हैं इंटरफेरोन्स। ये इंटरफेरोन का फंक्शन आता है बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है कि इंटरफेरोन को कौन रिलीज करता है? इंटरफेरोन देखो हमारी बॉडी की एक इम्यून सेल होती है, बट दीज आर रिलीज्ड बाय द वायरस इन्फेक्टेड सेल। अब ये जो साथ में जो अच्छी सेल बची हुई है ना, जो इन्फेक्ट नहीं हुई है, ये क्या करेंगी? वो जो सराउंडिंग सेल्स रहती हैं उनको क्या करती है? वायरस के अटैक से प्रोटेक्ट करती है कि भाई खुद तो मैं अफेक्ट हो चुकी, लेकिन जो मेरी सराउंडिंग सेल है वो क्या कर जाए? बच जाए।
आज के टाइम पे जो इंटरफेरोन्स रहते हैं रिकम्बिनेंट, दो अलग अलग डीएनए को मिक्स करके जो टेक्नोलॉजी जिसको कि आरडीएनए के नाम से जानते हैं, उसके थ्रू इनको क्या किया जा रहा है, बनाया जा रहा है। कई सारे डिजीज है जिनमें कि इनको यूज किया जा रहा है, जैसे कैंसर को क्योर करने में, इन्फ्लुएंजा, हेपेटाइटिस वगैरह। ठीक है, तो हमने पढ़ा कि जो इम्यूनिटी हमें जन्म से मिलती है उसमें हमने 4 बैरियर किए, फिजिकल, फिजियोलॉजिकल, सेलुलर और साइटोकाइनिन। बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एक एक दो दो नंबर में आपको यहाँ से क्वेश्चन डायरेक्ट मिलता है आपके बोर्ड के अंदर। अब जो दूसरी इम्यूनिटी आती है इसको हम नाम देते हैं बेटा एक्वायर, वो थी इन्नेट, नॉन स्पेसिफिक। एक्वायर जिसको कि हम बोलते हैं स्पेसिफिक, वो जो कि हमें आफ्टर बर्थ, एक इंसान, एक ऑर्गेनिज्म को जो बर्थ के बाद में इम्यूनिटी मिलती है किसी भी डिजीज के अगेंस्ट, उसको हम क्या नाम देते हैं, एक्वायर के नाम से जानते हैं। स्पेसिफिक क्यों है, क्योंकि इसमें स्पेसिफिक एंटीबॉडीज की फॉर्मेशन हो जाती है। वहाँ पर कोई ऐसी एंटीबॉडी नहीं बनी थी, सिर्फ कुछ चीज़ें थी जो कि हमारी बॉडी को क्या करती है बेटा, प्रोटेक्ट करती है। लेकिन यहाँ पर क्या हो जाता है, एंटीबॉडी की फॉर्मेशन होती है। और जब हम एक्वायर इम्यूनिटी की बात करेंगे तो जो सेल्स रहती हैं उनका नाम है बी सेल और टी सेल। याद आया, टी हेल्पर सेल करवाई थी, साइटोटॉक्सिक टी सेल करवाई थी, और बी सेल जो कि एंटीबॉडी बनाती है हमारी बॉडी में। तो अब हम बात करेंगे द कंपोनेंट ऑफ द एक्वायर इम्यूनिटी, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कंपोनेंट हमने क्यों बोला, क्योंकि एक्वायर इम्यूनिटी को 2 सेल मिलके बनाती है, बी सेल और टी सेल। तो अब उसको बी सेल बनाती है तो उसको हम बोलेंगे ह्यूमोरल इम्यूनिटी। क्यों, क्योंकि बी सेल ही रहती है जो कि बॉडी में एंटीबॉडी बनाती है। एक्वायर इम्यूनिटी का वो हिस्सा, ठीक है, एक्वायर इम्यूनिटी का वो हिस्सा जो कि बी सेल बनाती है उसको हम बोलेंगे एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यून सिस्टम, AMIS। फुल फॉर्म भी पूछी जाती है, क्यों बोला, क्योंकि बी सेल रहती है बेटा जो एंटीबॉडी बनाती है। तो AMIS को हम क्या बोलते हैं, ह्यूमरल इम्यूनिटी। दूसरी सेल मीडिएटेड, बी सेल और टी सेल्स। टी बी सेल को टारगेट करती है कि एंटीबॉडी बनाओ, बाकी वो खुद कुछ नहीं करती है, या तो वो डायरेक्ट ख़त्म करेगी या वो बी सेल को गाइड करती है कि हाँ भाई एंटीबॉडी बनानी है। तो बी सेल का जो हिस्सा रहता है उसको बोलते हैं सेल मीडिएटेड इम्यून सिस्टम। एक्वायर इम्यूनिटी 2 टाइप की है और बहुत इंपॉर्टेंट है, सेल मीडिएटेड और एंटीबॉडी मीडिएटेड। एंटीबॉडी मीडिएटेड को बोलते हैं ह्यूमोरल और सेल मीडिएटेड को बोलते हैं सेलुलर। ये चीज़ यहीं पे बता देती हूँ। ह्यूमोरल में आती हैं बी सेल्स और सेलुलर में हम पढ़ेंगे किसके बारे में बेटा, टी सेल्स के बारे में। कैसे कैसे होता है याद है, मैंने बताया था +1 में कि हमारी बोन मैरो में सारी ब्लड सेल्स बनती हैं और जब ये ब्लड सेल्स बनती हैं तो वहाँ पर सिर्फ रहती है लिम्फोसाइट्स। क्या, लिम्फोसाइट्स। लेकिन कुछ ऐसी लिम्फोसाइट्स रहती हैं जो कि बोन मैरो में ही मैच्योर होती है। ठीक है, कुछ ऐसी लिम्फोसाइट्स रहती हैं जो कि बोन मैरो में ही मैच्योर होती है, उनको बोलते हैं बी सेल, बोन मैरो। लेकिन कुछ सेल्स ऐसी रहती हैं जो कि थाइमस में चली जाती है और थाइमस में जाके मैच्योर होती है। तो वो सेल्स जो कि थाइमस में जाके मैच्योर होती है उनको बोलेंगे टी सेल, और जो बोन मैरो में ही मैच्योर होती है लिम्फोसाइट, दे आर नोन एज बी सेल। बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट दोनों हैं लिम्फोसाइट, लेकिन एक बोन मैरो में मैच्योर हुई, एक थाइमस में मैच्योर हुई। बी सेल्स, बी लिम्फोसाइट 2 टाइप की होती है, मेमोरी और प्लाज्मा, जो जब काम करेगी और जो फॉर फ्यूचर के लिए क्या हो जाती है बेटा, स्टोर हो जाती है। टी सेल्स 3 टाइप की होती है, साइटोटॉक्सिक, हेल्पर और मेमोरी। तो अब हम जो 2 टाइप की इम्यूनिटी पढ़ेंगे सेल एक्वायर में, ह्यूमोरल और सेल मीडिएटेड, उसमें हम ये दोनों ही पढ़ेंगे। ह्यूमोरल इम्यूनिटी में हम पढ़ेंगे मेमोरी बी सेल्स के बारे में और प्लाज्मा बी सेल्स। सेल मीडिएटेड में हम किस किस के बारे में, साइटोटॉक्सिक टी सेल, हेल्पर टी सेल, और इसके अलावा हम पढ़ेंगे बेटा मेमोरी टी सेल्स।